ये क्लास है सेमेस्टर 6 और चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका हिंदी क्या प्रयोग होता है? रोकड़ प्रवाह विवरण। देखिए क्या है यहाँ, रोकड़ प्रवाह विवरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ना, सीधा कैश पे आधारित है। कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो। इन फ्लो और आउट फ्लो का क्या मतलब है? ध्यान रखिए, इस चैप्टर का स्टडी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो डेट में, जैसे सपोज करिए 2016 है, 2017 है, तो इन दोनों तिथियों में कैश का जो आइटम है उसमें से क्या चेंजिंग हुआ। जैसे यहाँ 10 रुपये है, यहाँ 15 रुपये है, तो चेंजिंग तो 5 रुपये दिख रहा है। तो कौन कौन मद में चेंजिंग है और कितना का चेंजिंग है, वही सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मेन है इसमें कि कैश फ्लो में समझने, यानी कैश फ्लो को समझने के लिए ये चैप्टर जो बात करता है वह 3 स्टेप में बात कर रहा है। और 3 स्टेप में हम लोग आज एक स्टेप को सिर्फ देखेंगे, 2 स्टेप 3 स्टेप। पहला स्टेप का नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा का नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ये 3 मतलब ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंशियल से, इन तीनों मदों से, इन तीनों टॉपिक से हम लोग कैश फ्लो को समझ लेंगे। अगर ये 3 चीज़ समझ में अगर आएगा तो कैश फ्लो बहुत आसान हो जाएगा कि कंपनी में, फर्म में कैश फ्लो, जो कैश आ कहाँ से रहा है, कैश जा कहाँ से रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो बेसिक बात है कि कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो हम लोग समझेंगे। इन फ्लो मतलब कैश कहाँ कहाँ से आया, आउट फ्लो का मतलब है कैश किन किन मदों में जाके खर्च हुए या शामिल हुए। तो कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में ध्यान रखिए, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देखिए इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ खास चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल तब आप कर पाएंगे जब आप बैलेंस शीट को समझ रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग देख लेंगे कि ये बैलेंस शीट का जो आइटम है उसको इन तीनों टॉपिक में कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए बैलेंस शीट किसी प्रकार बनाइए। देखिए एक खाते के रूप में होता है और एक स्टेटमेंट में होता है। बेसिकली यहाँ पर जो यूज होगा वो दोनों होगा, ज़्यादातर तो स्टेटमेंट होगा यूज, लेकिन चलिए हम यहाँ पर खाता के एक बैलेंस शीट बनाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो बैलेंस शीट में क्या हो सकता है? यहाँ बैलेंस शीट में हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन, बैलेंस शीट में हो सकता है डिवेंचर, बैलेंस शीट में हो सकता है शेयर, बैलेंस शीट में हो सकता है आपका क्रेडिटर, बैलेंस शीट में हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैलेंस शीट में हो सकता है बिल्स पेबल। ध्यान रखिए ये लायबिलिटी साइड होता है और ये एसेट्स का साइड होता है। अब एसेट साइड में क्या होगा? एसेट साइड में हो सकता है आपका मशीन हो, एसेट साइड में हो सकता है आपका प्लांट हो, एसेट साइड में हो सकता है आपका बिल्डिंग हो, पेटेंट हो, स्टॉक हो, डेटर हो, कैश हो, बहुत सारा आइटम जो जो जाने लायक है उन सभी का जिक्र रहेगा। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाना है, सही बनाना है, तो बैलेंस शीट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है ना, बैलेंस शीट में कम से कम 2 चीज़ तो जरूर समझेंगे कि बैलेंस शीट में कुछ, देखो बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्व का ही लेखा जोखा होता है,
लायबिलिटीज एंड एसेट। तो एसेट का कम से कम 2 टाइप पढ़ेंगे, कम से कम का मतलब है कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो में उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो कैश फ्लो में ना सबसे पहले समझेंगे कि हमारा फिक्स एसेट्स को यानी कौन कौन है और करेंट एसेट्स कौन कौन है, क्योंकि फिक्स करेंट समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा तुरंत। अब यहाँ जो बैलेंस शीट में हम जो आइटम लिखे हैं तो कुछ यहाँ पर है इसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं और कुछ का नाम शॉर्ट टर्म है। तब देखिए ये पूरे बैलेंस शीट को ना हम 4 टॉपिक में बांट चुके हैं, जबकि यहाँ कैश फ्लो हमको 3 टॉपिक में बनाना है। बात समझ आ रहा है क्या? पूरा बैलेंस शीट को हम कितना टॉपिक दिए? 4 टॉपिक। और कैश फ्लो कितना टॉपिक में बनेगा? 3 टॉपिक में। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या किया जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये जो आपका है करंट एसेट्स, ठीक है, और ये आपका है करंट लायबिलिटीज, या तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म जो बोल रहे हैं, ये जो शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं ये यहां आएगा। तो ध्यान रखिए ये जो है आपका शॉर्ट टर्म या तो करंट बैलेंस शीट का हो गया करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। जैसा समझिए बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स है और बैलेंस शीट का जो करंट लायबिलिटीज है, इन दोनों का मिक्स रूप में, मिश्रित रूप में काम कहां हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहां होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। साथ में क्या रहेगा? साथ में रहेगा इसका नेट प्रॉफिट। बात समझ आ रहा है? तो ऑपरेटिंग में बस इतना ही जाना है। क्लियर? जब तक बैलेंस शीट को हम लोग बांटेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट को 4 भाग में बांटे हैं ना, तो 4 भाग में 2 भाग कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। ध्यान रखिए यहां पे नाम क्या है इसका सेकंड पार्ट का? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में जाएगा क्या? फिक्स एसेट्स, ओनली फिक्स एसेट्स, ओनली फिक्स एसेट्स। बात समझ में आ गया? और फाइनेंशियल में क्या जाना है आपका? लॉन्ग टर्म लोन। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन का जो आइटम है जिसमें से शेयर डिबेंचर सभी शामिल है। तो ध्यान रखिए ये जो लॉन्ग टर्म है ये हमारा फाइनेंशियल है, ये जो फिक्स एसेट्स है ये हमारा इन्वेस्टिंग है, ये हमारा जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है ये हमारा ऑपरेटिंग है। ये कैश फ्लो को अगर इतना से समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ तो वो सब चीज़ यहाँ तो ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन यही समझना है कि बैलेंस शीट का जो 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट में 2 पार्ट ऑपरेटिंग में और 1 पार्ट इन्वेस्टिंग और 1 पार्ट फाइनेंशियल में जाएगा। हाँ तो अब हम लोग समझेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट और फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो फॉर्मेट है इसका फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तीन एक्टिविटीज का यहां यूज है, उसमें से एक को अभी हम लोग समझेंगे। फर्स्ट में जो डालेंगे वो डालेंगे नेट प्रॉफिट। चलिए पूरा लिख देते हैं। फर्स्ट में जो डालेंगे वह डालेंगे नेट प्रॉफिट। इसमें ऐड कर देंगे, देखिए क्या क्या ऐड होगा। डेप्रिसिएशन यानी ऐड होगा, दूसरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गुडविल, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। देखिए इन तरह का, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैसे तो लगभग 8-10 आइटम जाते हैं, लेकिन मूल रूप से जो क्वेश्चन में आपको पूछने वाला है वो इतना ही लगभग पूछेगा। तो जो मेन पॉइंट है उसको हम लिख दिए हैं, बाकी क्वेश्चन करते समय 1-2 पॉइंट जो बचेगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे। दूसरा है लेस। लेस क्या क्या होगा?
तो लेस में सबसे पहले आइए ध्यान रखें, जितना हम लोग पेड कर चुके हैं, जो कैश हमारा जिन मदों से डिक्रीज हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको हम जोड़ दिए हैं, और जिन मदों से हमारा कैश इंक्रीज हुआ था उसको घटा देंगे, तब जाकर संतुलन बनेगा। कैश का मतलब है हमको कैश पढ़ना है, कैश के थ्रू हमको समझना है कि कैश फ्लो कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी मदों से हमारा कैश डिक्रीज हुआ था, इसलिए इसको जोड़ दे रहे हैं। अब जो इंक्रीज वाला उसको हम घटा दे रहे हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज मत समझिए, कम से कम ये समझिए कि ऐड जो हो रहा है, नेट प्रॉफिट में जो ऐड हो रहा है वो कौन कौन आइटम हो रहा है, और लेस हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर लेस में लिखना पड़ेगा रिसीव्ड डिविडेंड, हाँ जितना कैश रिसीव से रिलेटेड है सारा सारा जाएगा यहाँ। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो देखिए मेरा जगह पड़ गया कम, अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। इन सभी को जोड़ करके आप बाहर निकाल दें, और इन सभी को आप घटा करके बाहर निकाल दें, ठीक है। तो प्लस प्लस करके मतलब जो भी जोड़ घटा करके आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये जो यहाँ नेट प्रॉफिट में जो मैं ऐड और लेस किया है ना, ये इसको हम लोग एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, ये हमारा एडजस्टमेंट है। दूसरी बात इसमें ये है ना कि अब हम लोग जो है फिक्स एसेट्स यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे कि क्या मद जुड़ता है और क्या घटता है। देखिए ऐड में क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको हम जोड़ देंगे। इसका उल्टा क्या होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये भी जुट जाएगा। लेस क्या होगा, लेस होगा इन दोनों को उल्टा, यहां डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, क्या हो सकता है यहां इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और दूसरा आइटम लेस का है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो ये दो मद आपका, दो तरह का मद है माइनस का और दो तरह का मद है प्लस का। देखिए जो ब्रैकेट में रख रहे हैं सारा 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 माइनस रहेगा। देखिए इससे ज़्यादा काम नहीं करना होता इसमें। एक बार और रिपीट कर देते हैं आप लोगों के सामने। देखिए ये नेट प्रॉफिट है हमारा, ये प्रश्न से आपको उठाना है नेट प्रॉफिट। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, जनरल रिजर्व यानी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड है और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। इन सभी आइटम को आपको नेट प्रॉफिट में ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। लेस क्या करना होगा, लेस करना होगा रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इन तीनों को या तो एक दो आइटम और है जो क्वेश्चन के साथ कवर कर देंगे, मतलब इन तीनों को आपको बेसिकली घटाना है। तो जोड़ के इसको बाहर निकाले हैं, इसको भी जोड़ के घटाओ वाला अमाउंट को बाहर निकाले हैं। अब इन तीनों को जोड़ घटा देंगे, जो आएगा सो आएगा। उसके बाद फिर से दो बार ऐड और लेस करेंगे। क्या क्या ऐड करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एक बार ऐड होगा और वही दोनों आइटम लेस भी होता है। तो लेस और ऐड का क्या कंडीशन है, ध्यान रखिए। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज किया, करंट एसेट्स अगर घट गया तो इसको हम ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ गया तब उसको ऐड करेंगे। लेस में क्या होगा, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज किया तो लेस कर देंगे, और करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज किया उसको भी लेस कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको भी जोड़ घटा करके आप बाहर निकाल दें। अब यहां से जो भी आया यही आपका उत्तर रहा। तो देखिए यहां के बाद से एक काम और करना पड़ेगा। ये आपका जो अमाउंट आया वो उसमें लेस कर सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन अलाउ कर रहा है कि इनकम टैक्स अगर पेड किया है वो। लास्ट बात है, अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड है तो इनकम टैक्स पेड को आप लेस कर देंगे, इनकम टैक्स। तो
इसको आपको लेस करना होगा। लेस करने के बाद जो आंसर आया यही आपका कैश फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुआ। कैश फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुआ। चलिए इसको हम तो मिटा देते हैं फिलहाल, जगह कम पड़ गया। ये देखिए यहां से अमाउंट जो आएगा यही आपका क्या है, कैश फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बात और है, ये अमाउंट जो है ना, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपका प्लस में आया। हो सकता है यहाँ जो ये उत्तर आया है ना ये आपका माइनस में आ जाए। कहाँ आ जाए? माइनस में कोई अमाउंट आ जाए। तो माइनस में अगर अमाउंट आ जाए तो इसके लिए नाम क्या पड़ता है, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान रखिए ये फ्लो और यूज्ड, कैश फॉलो फ्रॉम और कैश यूज्ड फ्रॉम। तो फॉलो फ्रॉम कहाँ लिखेंगे, जहां आंसर जो यहाँ लास्ट में अमाउंट आया वो प्लस में आएगा तो कैश फॉलो लिखेंगे। लास्ट का अगर उत्तर जो है आपका माइनस में आ गया अमाउंट, क्योंकि ये सारा तो गणितीय रूल है, अगर माइनस में आया तो हम लोग यूज्ड लिखेंगे, प्लस में आएगा तो फॉलो ही लिखेंगे। बात समझ में आ गया? यूज्ड हो गया मतलब वो फॉलो में रहा हमारा अमाउंट। ठीक है, तो ये कैश फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये फॉर्मेट है। कैश फ्लो बनाने में जो 3 स्टेप का बात कर रहे हैं हम लोग, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, उसमें से ये पार्ट कैश फॉलो का ऑपरेटिंग है। इसमें और कुछ मद है इसमें, तो चैप्टर के साथ उसको कवर करेंगे। मोटा मोटा ये जो ज़्यादा बार बार जो क्वेश्चन रिपीट करता है बुक में, कोई भी बुक हो, वो जब जो बार बार रिपीट करता है ना उसको हम लिख दिए हैं, और लिखने से एक अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे और क्या क्या लेस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए मेन चीज आपका ये है, ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अगर ये पार्ट समझ नहीं आया तो आप नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। तो फिर से एक बार बोलते हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स लिखे हैं, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज लिखे हैं। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, ये हमारा आइटम ऐड होता है। अब इसी को ना उल्टा लिख दिए यहाँ, इसी का अपोजिट लिखा गया है। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स का उल्टा क्या होगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। देखिए ये हमारा लेस है। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज का उल्टा लिखे इंक्रीज इन करेंट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज का उल्टा क्या लिखे, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। तो 2 आइटम ऐड में और 2 आइटम लेस में। लास्ट में हम लोग इनकम टैक्स लेस कर देंगे, लेस में रहेगा इनकम टैक्स, जो आएगा वही आपका कैश फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग होगा या तो कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग होगा। ठीक है, तो चलिए उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।